तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी की एक और शानदार क्लास में। देखिए, इस क्लास में हम संविधान की उद्देशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो पॉलिटी की क्लास मैं आपको करा रहा हूँ, इसका टारगेट है यूपीएसआई। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यूपीएसआई के लिए पढ़ें, आप कोई भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, तो ये क्लासेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, और पॉलिटी को लेकर यूपीएसआई के लिए पॉलिटी को लेकर आप निश्चिंत रहिए। जिस टाइप से मैं कराऊंगा आपको, देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, सभी का अलग अलग होता है, बस आप भरोसा रखिए और पढ़ते रहिए, है ना। देखिए, बात करें संविधान की उद्देशिका को लेकर, यानी प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बात करते हैं संविधान की उद्देशिका की, तो ये प्रस्तुत किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी और कहाँ की गई थी। तीन टाइप के प्रश्न आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं। संविधान की जो उद्देशिका थी, जो बाद में ही संविधान की प्रस्तावना कहलाई, ये प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा, यानी प्रस्तुत बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ये बहुत शानदार नोट्स हैं, बहुत ही शानदार नोट्स हैं, और मैंने ऐसे स्ट्रक्चर वे में तैयार किए हैं कि आप एक बार क्लास को कर लेना, उसके बाद इन नोट्स को बना लेना और प्रैक्टिस कर लेना, आपको लर्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, संविधान के उद्देश्य का प्रस्तुत बाई यानी प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा, तो आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये कहाँ प्रस्तुत की गई थी, तो आपका आंसर होगा संविधान सभा की तीसरी बैठक में, है ना। संविधान सभा की तीसरी बैठक में ही उद्देश्य का प्रकट की यानी प्रस्तुत की। ओके, और कब प्रस्तुत की गई थी, तो आपका पता होना चाहिए कि संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, है ना। तीन प्रकार के प्रश्न तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि संविधान को जो उद्देशिका थी, इसे स्वीकृति कब मिली। स्वीकृति कब मिली, तो आपका आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति मिली थी, है ना। लेकिन संविधान सभा द्वारा ये कब अपनाई गई थी, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ कि जो उद्देश्य का प्रकट की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यही उद्देश्य का संविधान की प्रस्तावना कहलाई। क्या कहलाई, संविधान की प्रस्तावना कहलाई। ठीक है, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, और भी हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। देखिए, अब आपसे एक प्रश्न इस टाइप से पूछा जा सकता है कि संविधान जो उद्देश्य का प्रकट की गई थी संविधान की, इसमें संशोधन कितनी बार किया गया है और कब किया गया। ठीक है, किस बाद में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, तो इसमें संशोधन किया है सिर्फ एक बार, एक बार इसमें संशोधन किया गया था। कब, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 के द्वारा। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1976 का, ठीक है, इसी के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, व्हाट, क्या क्या संशोधन किया गया था, है ना। तो संशोधन ये किया गया था कि उद्देशिका की, जो संविधान की जो उद्देशिका प्रस्तुत की थी जवाहरलाल नेहरू ने, जो बाद में जाके प्रस्तावना बनी, इसी के प्रथम पैरा में दो शब्द जोड़े गए थे। एक तो समाजवादी शब्द, दूसरा पंथ निरपेक्ष। किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रथम पैरा में समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तथा इसके छठे पैरे में, जो छठवां पैरा हुआ था, इसमें अखंडता शब्द जोड़ा गया था। कौन सा शब्द, अखंडता शब्द। अब आपसे प्रश्न इस टाइप से पूछा जाएगा कि तीन शब्द कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे प्रस्तावना में, तो आपका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। आई होप अब तक यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा, सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए यूपीएसआई के लिए पॉलिटी पढ़ना कोई आम बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें डायरेक्टली अनुच्छेद पढ़ जाओ ऊपर ऊपर से, तो इससे काम नहीं चलने वाला। मैं आपको एक सीक्वेंस वे में बहुत ही शानदार नोट्स के साथ ये पॉलिटी को बहुत ही अच्छे तरह से कंप्लीट करा दूंगा। आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूपीएसआई के लिए कहीं से भी। ठीक है, और ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे नोट्स को देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके यूपीएसआई में। आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप उस चैनल को छोटा समझ के ये मत सोचना कि कंटेंट में क्वालिटी नहीं होगी। कंटेंट आपको एकदम बेस्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। आप अगर मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए।
ठीक है, सपोर्ट करिए थोड़ा सा ताकि हम भी आगे बढ़ें, है ना। और आइए कुछ अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, उद्देश्य का यानी इस प्रस्तावना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण मामले सामने आए, कुछ महत्वपूर्ण वाद सामने आए थे, जिसमें एक वाद था आपका इनरी बेरुवारी वाद आया था 1960 में। इस वाद में क्या कहा गया था, इन वादों को हम कुछ महत्वपूर्ण देखिए, जितनी भी बात मैं आपको कराऊंगा उद्देशिका से संबंधित इन्हें ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी प्रश्न पूछे जाने की। ठीक है, देखिए एक वाद सामने आया था, एक मामला सामने आया था, इनरी वेरुवादी वाद आया था ये 1960 में। इस वाद में क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया था उसे जानते हैं हम। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट, स्पेलिंग पर मत जाना, स्पेलिंग गलत भी हो सकती है तो आप करेक्ट कर लेना। आप बस ये समझो कि सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था, क्या फैसला लिया था, वहां के जो जस्टिस थे उन्होंने कहा था कि जो उद्देश्य का है ना, ये संविधान का स्रोत है, संविधान का प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, उद्देश्य का संविधान का प्रेरणा स्रोत है ये कहा था, किंतु ये संविधान का अंग नहीं है, ये बात कही गई थी इनरी बेरुवादी केस में। इनरी बेरुवारी केस में ये बात कही गई थी कि जो उद्देश्य का है ना, ये संविधान का प्रेरणा स्रोत तो है किंतु संविधान का अंग नहीं है, ये बात कही गई थी। दूसरी बात कही गई थी, यह संविधान निर्माताओं के विचारों के जानने की कुंजी है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर दोनों पॉइंट को ध्यान से समझना और याद करने की कोशिश करना। ठीक है, इसी मामले में कहा गया था कि जो संविधान है ना, जो उद्देश्य का है, ये संविधान निर्माताओं के, जिन्होंने भी संविधान रचा था, जिसकी रचना करी थी, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, ये बात कही गई थी इस वाद में। ठीक है, इससे संबंधित और भी वाद आए थे, उन वादों को भी जान लेते हैं कि उन वादों में उद्देश्य के लिए क्या क्या कहा गया था, है ना। जैसे एक मामला सामने निकल के आया था 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का ये वाद सामने आया था, 1973 में आया था। इस वाद में इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, उन बातों को जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। देखिए, इस वाद में कहा गया था कि जो उद्देश्य का है ये संविधान का एक भाग है। इनरी बेरुवारी का जो मामला सामने आया था, इसमें कहा था कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है ना। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया, इसमें कहा गया जो उद्देश्य का है वो संविधान का एक भाग है। ठीक है, उद्देश्य का में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे के अलावा, उद्देश्य का जो मूलभूत ढांचा है उसके अलावा इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, और इसी में कहा गया उद्देश्य का न्याय योग्य नहीं है, उद्देश्य क्या है जो न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, ये बातें कही गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। आइए हम कुछ एक दो मामले को और जान लेते हैं कि देखिए, संविधान की जो उद्देशिका थी इससे संबंधित कुछ और भी वाद आए थे, कुछ और भी मामले सामने आए थे। जैसे एमआर बॉम्बई वाद आया था 1993 में। इस वाद में क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, ये बात कही गई थी किस मामले में, एमआर बॉम्बई वाद में। ठीक है, जो प्रस्तावना है इसमें क्या क्या तत्व शामिल हैं, ये बात इसी मामले में कही गई थी कि कौन कौन से तत्व प्रस्तावना में शामिल हैं। जैसे सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रस्तावना में शामिल है, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय एवं न्यायिक पुनरावलोकन, ये सभी तत्व प्रस्तावना में शामिल हैं। ये बात कही गई थी किस मामले में, एमआर बॉम्बई मामले में। जी मामला कब आया था, 1993 में। और किसके द्वारा कही गई थी ये बात, किसके द्वारा ये निर्णय लिया गया था, तो आपका आंसर होगा जस्टिस रामास्वामी के द्वारा। ठीक है, जस्टिस रामास्वामी के द्वारा ये बातें कही गई थी कि सरकार प्रजातांत्रिक स्वरूप है, सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप है, संघीय संरचना है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता है, धर्मनिरपेक्षता है, समाजवादी स्वरूप है, सामाजिक न्याय है तथा न्याय का पुनरावलोकन भी है। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझ रहे होंगे। देखिए, आपने अभी तक पॉलिटी पढ़ी होगी, एक वन लाइनर अप्रोच के साथ आपको मोटा मोटा बस आर्टिकल करा दिए होंगे, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करा दी होंगी। लेकिन यूपीएससी के लिए हमें थोड़ा अलग पढ़ना होता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, तो अब बस आप पढ़ते रहिए, आप निश्चिंत रहिए।
आपको बहुत अच्छा लगेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करते जाएंगे, है ना। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। मैं आप हो सकेगा तो मैं उसका आंसर करके आपको बताऊंगा, ठीक है। एक मामला और सामने आया था, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। 1967 में आया था ये मामला, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। इस मामले में कहा गया था कि जो उद्देश्य का है ना, ये संविधान की मूल आत्मा है। उद्देश्य का संविधान की मूल आत्मा है, ये बात कही गई थी गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, ठीक है। इसमें जो न्यायमूर्ति थे, जो न्यायाधीश थे, यानी जस्टिस कह सकते हैं आप, ये बात कही गई थी न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के द्वारा। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने ये कहा था कि उद्देश्य का जो है वो संविधान की मूल आत्मा है, ठीक है। एक और व्यक्ति थे के एम मुंशी। के एम मुंशी के द्वारा उद्देशिका को क्या कहा गया था? के एम मुंशी मतलब कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। इन्होंने कहा था, इन्होंने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दी थी। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उद्देशिका को, जो संविधान की उद्देशिका कहलाई, जो बाद में संविधान की ही प्रस्तावना बनी, उस उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो आपका आंसर होगा के एम मुंशी के द्वारा, यानी कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद एक और व्यक्ति आए थे, सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप करके एक व्यक्ति आए थे, है ना, एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा था इस उद्देशिका के बारे में। इन्होंने कहा था कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, और उद्देशिका का आधारशिला है, उद्देश्य का आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये बात कही थी सुभाष कश्यप ने, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये अपने आप में। इससे पहले आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप जान गए होंगे, ठीक है। क्या कहा था? संविधान शरीर है तो उद्देश्य का उसकी आत्मा है, उद्देश्य का आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है, ठीक है। अब देखिए उद्देशिका का आरंभ कहाँ से होता है? जो हमारी प्रस्तावना है, इसका आरंभ कहाँ से होता है? आपको पता होगा, इसका आरंभ होता है हम भारत के लोग भारत को, यानी हम भारत के लोग, इन शब्दों से उद्देशिका का आरंभ होता है, ठीक है। अर्थात इन शब्दों का मतलब है, अर्थात संविधान का जो मूल स्रोत है, संविधान का जो मूल स्रोत है वो भारत की जनता ही है। भारत की जनता ही है, मतलब वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भी है ना। भारत की जनता अगर नहीं चाहती तो संविधान क्यों बनता, है ना। यानी संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता ही है और वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भी है। ओके, अब एक प्रश्न बता देता हूं मैं आपको, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न कराने से हमें क्या होता है कि अब तक मैंने जो पढ़ाया है, अगर आपने फोकस से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर जल्दी कर देंगे, बहुत ही शानदार तरीके से कर देंगे। अब मुझे बताइए कि किस मामले में या किस बात में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? बताइए, अभी मैंने आपको बताया था ना, किस मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो आपको पता होना चाहिए कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 के मामले में कहा गया था, ठीक है। अब देखिए एक मामला और सामने निकल के आया था, रणधीर वर्सेस भारत संघ। रणधीर वर्सेस भारत संघ। देखिए आज की इस क्लास को करने के बाद ना, आपको संविधान की उद्देशिका से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं बचेगा, और ना ही इस तरह से आपको पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पूरे यूट्यूब पर इस टैब से आपको संविधान के उद्देश्य का कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई भी नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, एक सीक्वेंस में मैं आपको पॉलिटी पढ़ाता जाऊंगा, बस आप थोड़ा सपोर्ट करिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। आपने बहुतों के चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, तो आप मेरा भी कर लीजिए, है ना। आपको हर एक सब्जेक्ट, अभी तो मैं आपको हिंदी कराऊंगा, जब आप हिंदी की मैंने प्रीवियस ईयर क्लासेस करा रखी हैं, आप उन क्लासेस को देखना, बहुत अच्छी क्लास हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यूपीजी के भी मैंने कंप्लीट करा दी है, स्टैटिक जी के भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, उसमें और भी टॉपिक हैं वो मैं करा दूंगा, है ना। एक मामला सामने आया था, रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था, क्या निर्णय लिया था ये बात जानते हैं। इसमें कहा गया था कि आर्टिकल 14, 16 और आर्टिकल 39 का
इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष को, स्त्री यानी जनानी और जनाना मर्दाना, स्त्री यानी जनानी और पुरुष यानी मर्दाना, है ना। जनाना मर्दाना वैसे झारखंड के ये लोक नृत्य हैं। स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है, ये बात कही गई थी किस केस में, किस वाद में? तो आपका आंसर होगा रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ में। रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ में ये बात कही गई थी कि आर्टिकल 14, 16 और 39 के अंतर्गत स्त्री व पुरुष को समान कार्य के लिए यानी समान काम के लिए उन्हें समान वेतन का अधिकार है और यह एक संवैधानिक लक्ष्य है। ठीक है, अतः यह एक मूल अधिकार है, ये बात कही गई थी रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ में। ठीक है, तो ये रही संविधान की उद्देशिका से लेकर एक इम्पोर्टेंट क्लास, कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु, कुछ नहीं बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। अब आपको प्रियम्बल को लेकर यानी संविधान की जो प्रस्तावना उद्देशिका को लेकर कहीं से भी कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता था मैंने सब कवर कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपना 100% दिया है आपको समझाने में। बस आप एक काम करिए, आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं ना एक सीक्वेंस वे में निश्चिंत होकर, तो आप भटकिए मत कहीं भी, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा पॉलिटी को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, हिंदी को लेकर, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।